हेलो बच्चों। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। केमिस्ट्री गुड इवनिंग मैम। बहुत कम बच्चे हो, वरना तो 70 के आसपास आते हो। बड़े कम हो। नहीं होना नु की होया जेड़ा भाई। हां हेलो हेलो हेलो, क्या कह रहे हो? किसी का माइक ऑन रह गया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर ग्रेविटेशन, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी तक हमने पढ़ लिया ना। आगे सिलेबस बढ़ाते हैं, ग्रेविटेशन शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो, जो ग्रेविटेशन चैप्टर है ना, ये तुम्हारे 12th में भी बहुत काम आने वाला है। ये चैप्टर 12th में काफी काम आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से। ये चैप्टर काफी, ठीक है। ग्रेविटेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? देखो, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बाद ग्रेविटी पढ़ना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, ये भी हमें पढ़ना है। एस्केप वेलोसिटी पढ़नी है, कैपलर्स लॉ पढ़ना है, और फिर हमें लास्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ठीक है। देखो, ग्रेविटेशन के बारे में तुमने जब भी यूनिवर्स सोलर सिस्टम की बातें आती हैं, तब कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन फोर्स का नाम आता है। तो ग्रेविटेशन देखो, फोर्स नहीं है, पहली बात। अगर एग्जैक्टली टर्म्स में बात करें तो यहाँ पर, लेकिन इस चैप्टर में तुम इसको एज अ फोर्स ही पढ़ोगे, है ना, कि ग्रेविटेशन क्या है, एक फोर्स है जो कि किसके बीच में लगता है, मास पार्टिकल्स के बीच में, है ना। अगर हमारे पास मास है तो कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगेंगे, है ना। जैसे इसमें पढ़ते हो तुम लोग सोलर सिस्टम में कि सारे प्लैनेट्स ने अपने आप जो रिवॉल्व कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, ड्यू टू देयर, क्योंकि इन सबके बीच में आपस में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना। तो यही आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो न्यूटन्स थे जिन्होंने ग्रेविटेशन के लॉज दिए थे। तो ग्रेविटेशन लॉ में क्या आता है,
ये है न्यूटन्स का लॉ। इन्होंने क्या बताया था कि जो दो मास ऑब्जेक्ट्स होंगे, सपोज करो ये हमारा मास m1 है, ये वाला मास m2 है, ठीक है, इनके बीच में क्या लग रहा होगा, इनके बीच में लगेगा ग्रेविटेशन फोर्स। अब ग्रेविटेशन फोर्स के लिए क्या होना जरूरी है, मास होना जरूरी है। तो जिन पार्टिकल्स के पास मास होगा वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। और ये फोर्स कैसी होती है, अट्रैक्टेड फोर्स, यानी ये हमेशा ग्रेविटेशन का फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा, है ना, जैसे रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा, कैसा रहेगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव है इन नेचर में। तो सपोज मेरे पास m1 है, m2 है, इनके बीच में जो फोर्स लग रही होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इन दोनों मास के प्रोडक्ट्स के, यानी m1 m2 के। ये फोर्स जो होगी बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर स्क्वायर के, है ना। आर स्क्वायर क्या है, इन दोनों मासेस के बीच की दूरी। मान लो यहां से यहां तक सेंटर टू सेंटर इन मासेस के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, आर है। तो ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। तो यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। यही होता है ना, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ग्रेविटेशनल फोर्स ओबे करता है। इस इक्वेशन को लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब देखो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के क्या यूज करेंगे, एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या है, g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये कैसा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसे कांस्टेंट जो कहीं भी ले जाओ, पानी, हवा, किसी दूसरे प्लैनेट पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, उनकी वैल्यू क्या रहती है, ऑलवेज रिमेन्स सेम। तो g क्या है, g एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ना तो ये किसी मीडियम पे डिपेंड करता, ना किसी प्लैनेट पे डिपेंड करता, ना किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो g इज योर यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये समझ में आया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि एक बात समझो, अगर मान लो मेरे पास क्या होंगे, दो मासेस से ज्यादा मास हो गए, सपोज करो 1 2 3 मास हो गए, मास m1, मास m2 और ये मास m3। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा मेरे पास ना m3 के पास कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं ये मासेस, बताओ कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मास इज द वेक्टर सम of all the forces exerted by the mass on the individual masses। तो यानी जितने भी masses present है ना उस स्पेस में, उन सारे masses का क्या ले लो यहाँ पर, वेक्टर सम ले लो। जैसे m1 भाई m3 पे कैसा फोर्स लगाएगा भाई, m1 m3 पे कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन का। ये भी यहाँ पर फोर्स मान लो ये f1 से जा रहा है यहाँ पे, m2 इसको अपने कैसे खींचेगा भाई, अट्रैक्शन का फोर्स यहाँ पे खींचेगा f2, है ना, f1 और f2। अब इन्होंने बोला है कि अगर f3 पे आपको f नेट निकालना है, m3 पे अगर आपको f नेट निकालना है तो क्या करिए, इनको वेक्टरली ऐड कर दीजिए। कैसे ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, वेक्टरली ऐड करेंगे मम्मी, वेक्टरली ऐड करेंगे। The forces exerted on a mass by another mass is independent of the presence of other masses। तो क्या कह रहा है कि अगर किसी भी मास पे, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो, the force exerted on a mass by another mass is independent of the presence of other mass। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है, मानो मेरे पास ये दो मासेस हैं, ठीक है, m1 और m2। पहले m1 जो m2 पे फोर्स लगा रहा था वो कितनी थी बेटा, f1 थी। सपोज m1 m2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो कितनी है, f1 है। अब मैंने एक काम और किया, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक और मास रख दिया विच इज m3, एक और मास रख दिया m3। तो अब ये कह रहा है कि लेकिन जो अभी भी जो फोर्स लग रहा है ना m1 की वजह से m2 पे जो फोर्स लग रहा है, ध्यान से सुनो, m1 की वजह से जो m2 पे फोर्स लग रहा है, तो ऐसे भी लिख सकते हो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1। ये F21 क्या रहने वाला है, F21 इज इंडिपेंडेंट, F21 इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मासेस। अगर आपने यहाँ m3 भी रख दिया और m3 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा,
ठीक है, तो ये F21 चेंज नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक मास के अलावा और भी मासेस प्रेजेंट हो तो आपस में जो इंटरेक्शन होगी, जो जितनी पहले थी उतनी ही बाद में होगी, उतनी ही बाद में होगी। समझ में आया? यस मैम। हाँ। यस अब मैम। देखो कैसा है, सेंटर टू आवाज आ हाँ। अब ये फोर्सेस कैसे लगते हैं, सेंटर टू सेंटर फोर्सेस लगते हैं। जैसे मान लो अगर मेरा मास M1 यहाँ बैठा हुआ है, M2 यहाँ बैठा हुआ है, तो ये फोर्सेस एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, सेंटर टू सेंटर, ठीक है, सेंटर टू सेंटर अट्रैक्शन होगी। तो ये थोड़ा सा जनरल अभी हमने सीखा है मासेस के बारे में। अब हमेशा कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, ये चीज याद रखना। तो डायरेक्शन एम अट्रैक्शन की सिखा दी ना, टुवार्ड्स होगी एक दूसरे के, इस तरीके से टुवार्ड्स में लगेगा। अब देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, यहाँ से हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे पास M0 एक मास रखा हुआ है, ठीक है, इसके अगल बगल दो मासेस रखे हुए हैं, एक ये कैपिटल M और एक ये कैपिटल M। दोनों के बीच में कितनी दूरी है, dd डिस्टेंस की दूरी है। तो बेटा इस M0 पे कितना फोर्स लग रहा होगा मुझे बताओ, इस M0 पे नेट फोर्स कितना लगेगा? 0। 0 लगना चाहिए। इस M0 को बेटा कौन अट्रैक्ट करेगा, M भी अट्रैक्ट करेगा। मान लेते हैं ये मेरा 1 पार्टिकल है और ये सेकेंड पार्टिकल है ना, और ये थर्ड है। तो फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू 1, इससे कौन अट्रैक्ट कर रहा है बेटा, फोर्स लग रही है। देखो ये लिखते कैसे, डिनोट कैसे करते हैं, जैसे मैंने F31 लिखा तो ये हो गया फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू 1, है ना, फोर्स ऑन थर्ड मास ड्यू टू फर्स्ट मास, ये ऐसे तरीके से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू, अब ये किसकी वजह से लगेगा भाई, सेकंड मास की वजह से बेटा। अब देखो आप F31 निकालो, आप F31 लिखोगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखोगे G, कौन कौन से मास इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैपिटल M, M0 अपॉन इनकी डिस्टेंस कितनी है बेटा, d स्क्वायर। अगर ऐसे ही F32 लिखने बैठोगे, F32 कितना है, G कैपिटल M, M0 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, d स्क्वायर। तो यानी बेटा ये F31 और F13 कैसे फोर्सेस हो गए, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, नेगेटिव साइन लगा दूंगा। ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपस में मिलके क्या कर देंगे, कैसा फोर्स, 0 कर देंगे, है ना। तो एफ नेट कितना हो गया, एफ नेट ऑन M0 कितना आया, 0। एफ नेट आया M0 पे 0, ठीक है। ये वाला ट्राई करिए, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लो, दिस इज योर इक्विलेटरल ट्राइंगल, M0 पे फोर्स निकालना है, ठीक है, M0 पे हमें फोर्स निकालना है। ट्राई करोगे, वेक्टर एडिशन करनी है बस, वेक्टर एडिशन आता ही है। देखो वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं बेटा, यहाँ सीखो, वेक्टर एडिशन शायद नहीं सीखी ना। मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई एक वेक्टर है A वेक्टर, ठीक है, हमारे पास यहाँ एक कोई वेक्टर है B वेक्टर, ठीक है। अब आप A वेक्टर और B वेक्टर को क्या करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो इनका कुछ रिजल्टेंट यहाँ आएगा, हाँ या ना, इसका रिजल्टेंट यहाँ आएगा। तो आप लिखोगे कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। थीटा क्या होगा बेटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। दो वेक्टर्स के बीच में जो बनने वाला एंगल होगा उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम थीटा बोलेंगे। तो किसी भी दो वेक्टर का जब एडिशन करोगे तो बस ये फॉर्मूला यूज करना है तुम्हें, ठीक है, यही काम आएगा पूरे चैप्टर में।
या आगे सिर्फ यही काम आएगा। अब देखो इस एम नॉट पे फोर्स लगाओ, किसकी वजह से लगेगी? एक तो लाइन ज्वाइनिंग फोर्सेज है भाई, कैसी फोर्सेज है ये? लाइन ज्वाइनिंग फोर्सेज है ना। तो ये एम नॉट से बेटा यहाँ एक्ट करेगी इस तरफ, एक फोर्स तो ऐसे लग गया F1 बेटा जी, एक फोर्स ऐसे लगेगा F2 एम नॉट पे, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, मुझे बताओ एम नॉट पे क्या और कोई फोर्स भी लग रहा है? नहीं No, लग ma'am. रहा। ओके अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 60 डिग्री का। दैट मीन्स ये भी 60 डिग्री का होगा। अब F1 और F2 निकालो। F1 लिखोगे तो लिखोगे मैम G कैपिटल M एम नॉट अपॉन डी स्क्वायर। F2 लिखोगे तो भी क्या आएगा? G कैपिटल M एम नॉट अपॉन डी स्क्वायर। यही तो होगा फोर्स, लाइन ज्वाइनिंग फोर्सेज हैं यही होंगे। तो मैं क्या लिख दूं कि बेटा जो F1 F2 है ना ये बराबर है, तो मैं इसको किसी F के बराबर लिख देती हूँ। बट मुझे तो अभी क्या निकालना है? रिजल्टेंट। तो भाई इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ निकल के आएगा, F रिजल्टेंट। तो कैसे निकालोगे रिजल्टेंट? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों फोर्सेज हो गए। आप लिखोगे ए मतलब F1 का स्क्वायर, बी मतलब F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस कितने डिग्री है भाई? कॉस 60 डिग्री है ना। अब देखो F1 और F2 बराबर है ना बेटा, F1 और F2 बराबर है, तो मैं इस F1 और F2 को F मैंने मान लिया, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया बेटा ये रिजल्टेंट? √3 टाइम्स ऑफ F है ना। तो F की वैल्यू क्या निकाली थी तुमने? G कैपिटल M एम नॉट बाय डी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका रिजल्टेंट फोर्स। बताओ है ना, आसान है ना। बस इस तरीके से बस आपको फोर्सेस की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। चलिए अब एक काम करिए, एम नॉट पे फोर्स निकालो। सपोज करो ये स्केयर है, ठीक है, इस एम नॉट पे फोर्स निकालो। मैं तुम्हें डायरेक्शन बता देती हूँ। देखो ये 1, ये 2 और ये 3। तो बेटा F1 इसको ऐसे खींचेगा अपनी तरफ, F1, F3 इसको ऐसे खींचेगा, F2 इसको ऐसे खींचेगा, है ना। अब कैसे करोगे? बहुत आसान है, कर लेंगे, स्केयर ही तो है। करो बताओ, करो करो करो। मैम ये जो प्लेन है, ये जो शेप है, ये स्क्वायर की है। यस स्क्वायर है ना, 2D। मैम √2F। नहीं, नो। हम्म, बताइए। √2F नहीं है, क्रॉस चेक करिए। हो पाया? देखो F1 और F3, F1 ऐसे है, F3 ऐसे है।
भाई F1 और F3 के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? अगर ये स्क्वायर है तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा भाई? इन दो साइड्स के बीच में 90 डिग्री, 90 90 होते हैं। 90 F1 और F3 के बीच में भी कितना होगा? 90 डिग्री का। अब देखो इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ बनेगा। 90 हाँ भाई, F1 और F3 का रिजल्टेंट कहीं यहाँ आएगा ना। यस तो F1 और F3 का रिजल्टेंट F2 के पास आ गया। तो तुम लिखोगे F नेट किसके बराबर होगा? एक तो F रिजल्टेंट, किस किस का F रिजल्टेंट? 1 और 3 का, प्लस F2। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम अब फोर्स निकालते हैं कि F1 किसके बराबर है। तो F1 किसके बराबर है? देखो, G कैपिटल M M नॉट अपॉन, अगर मैं इसको D मान लेती हूँ, सपोज दिस स्क्वायर इज विद साइड D, तो D स्क्वायर हो गया। F3 कितना हो जाएगा बेटा? G कैपिटल M M नॉट बाई D स्क्वायर, है ना। F2 कितना हो जाएगा? देखो, अब F2 के लिए बेटा मैंने क्या बोला है, इनकी वही डिस्टेंस लेते हैं जो सेंटर टू सेंटर लगती है। इसमें ये वाली डिस्टेंस लग रही होगी ना। तो इफ दिस डिस्टेंस इज D, दिस इज D, दिस इज √2 टाइम्स ऑफ D, है ना। तो F2 का फोर्स बनेगा G कैपिटल M M नॉट अपॉन 2D स्क्वायर। यस और नो? यस। अब देखो F1 और F3 का रिजल्टेंट कितना आएगा बताओ? F रिजल्टेंट यहाँ लिखोगे आप अंडर रूट ऑफ, अब देखो F1 और F3 तो बराबर है, तो मैं लिख दूंगी F1 स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F3 कॉस, कितना एंगल है इनके बीच में? 90 डिग्री। तो कॉस 90 कितना हो जाता है? 90 जीरो। कॉस 90 जीरो जीरो। तो यानी F1 और 0 F3 की वैल्यू तो बराबर है। तो FR कितना आया? √2 टाइम्स ऑफ F, है ना, √2 टाइम्स ऑफ F। तो यहाँ F नेट देखो, F नेट लिखोगे तुम, F रिजल्टेंट आया √2 G कैपिटल M M नॉट अपॉन D स्क्वायर प्लस F2 G M M नॉट बाय 2D स्क्वायर। तो यहाँ से जो जो कॉमन लेना है वो ले लो। G M M नॉट अपॉन D स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचा? √2 प्लस 1। 1 2 प्लस यही हाफ। आया है, ये आएगा आपका F नेट। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक है और ये तुम्हें कहाँ भी काम आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो चैप्टर है 12th का। मैम हाँ जी। मैम जहाँ हमने F ऑन 1 ड्यू टू 3 लिया, वहां पर हम F1 ड्यू टू 2 भी ले सकते हैं ना? F1 देखो, नहीं, ये F1 3 क्या है? ये रिजल्टेंट है 1 और 3 का। तो 1 और 3 का रिजल्टेंट लिया है ना, 1 और 2 का रिजल्टेंट लेके तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। 1 और 2 का कॉम्प्लेक्स नहीं लेंगे ना, 1 और 3 का लेंगे। वो क्यों लिया है? क्योंकि उसका उसी डायरेक्शन में आ जाएगा जहां पर F2 का है। पता चल गया ना। देखो अगर ये 90 डिग्री का है तो मतलब ये 45 डिग्री के होंगे, और यही आएगा इसका रिजल्टेंट। जो डायगोनल बाइसेक्टर करता है, डायगोनल भी तो इसका 45 डिग्री पे कट करेगा ना, और वहीं उसका रिजल्टेंट आना है। इस वजह से F1 और F3 का रिजल्टेंट लिया है। ठीक है, अगर F1 और F2 का निकालोगे तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। समझ गए? यस मैम। यस मैम। मैम हाँ। मैम जो दो ऑब्जेक्ट्स जो अट्रैक्ट करते हैं तो वो उनके मास सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। यस, कुछ भी हो सकता है मास, कुछ भी मास हो सकता है। ठीक है, ओके मैम। तुम्हारे प्लैनेट से ये भी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। अब सब प्लैनेट्स का मास सेम थोड़ी है, सबका यस अलग मैम। अलग मास है। हाँ, तो कुछ भी मास हो सकता है। मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। ओके मैम। वेरी गुड।
ठीक है। अब देखो, हाउ शुड ए मास इज डिवाइडेड इन, अब ये कह रहा है कि मान लो मेरे पास कोई एक मास है कैपिटल है, ठीक है। अभी इस कैपिटल एम मास को कैसे डिवाइड करूं दो मासेस में, मान लो मुझे यहाँ से दो मास बनाने हैं ए और बी, मैं इन दोनों मासेस को कैसे डिवाइड करूं कि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स हो वो मैक्सिमम हो जाए। समझ गए? एक टोटल मास m है, उसको दो हिस्सों में बांटना है और ऐसे बांटो कि उन दो हिस्सों के बीच में जो फोर्स लगे वो मैक्सिमम लगे। कितने हिस्से में बांटे बेटा? हाफ हाफ में। कैसे बांटेंगे? आधे आधे में। अगर मैं आधे आधे हिस्से में इन्हें बांटूंगी तो फोर्स क्या लगेगा? मैक्सिमम। ठीक है, समझ में आ गई? बराबर हिस्सों में फोर्स कैसे रहने वाला है? मैक्सिमम रहने वाला है। मैम बराबर इसमें मैक्सिमम क्यों होता है? ये तो ये हम निकालते हैं सॉल्व करके। मान लो तुमने एक का मास, कैसे मान लो, एक का मास देखो आपने x रखा, ठीक है, दूसरे का कितना हो जाएगा? m माइनस एक्स, करेक्ट। सपोज आपने एक मास को x रखा तो बेटा दूसरा कितना होगा? m माइनस एक्स। अब इन x और m माइनस एक्स के बीच में क्या लगाओ? क्या लगाओ? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मान लो इनको आपने किसी r दूरी पे रखा हुआ है, ग्रेविटेशन फोर्स। हाँ, इनके बीच में F लिखोगे g x m माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर, यही लिखोगे। अब क्या बोला है? फोर्स मैक्सिमम। तो बेटा क्या करते हैं, मेरी बात सुनो, अगर कभी बात आए कि मैक्सिमा निकालो या बात आए मिनिमा निकालो, है ना, सुनो, जब भी बात आती है मैक्सिमा निकालने की या मिनिमा निकालने की, तो बेटा हमेशा क्या कर देना, उस टर्म को डिफरेंशिएट कर देना और किसके बराबर रख देना? किसके बराबर कर देना? 0 के बराबर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम करना है तो फोर्स को क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो। किसके टर्म में? किसके टर्म में करेंगे डिफरेंशिएट? मास के टर्म में। भाई मास ही तो पूछा है कि मास कितना आएगा, है ना, तो मास के टर्म में क्या कर दो? फोर्स को डिफरेंशिएट कर दो। क्लियर हुआ? अब इस डीएफ को मास के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो, तो मेरा डीएफ बाय मास यहाँ पे बेटा एक्स ही है, तो मैं यहाँ एक्स लिख रही हूँ, ठीक है, या एक्स हो गया, तो जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन आता है, 11th में सीखा है? क्या 11th में हम डिफरेंशिएशन पढ़ के आते हैं? हेलो, यस मैम। यस मैम। तो एक काम यस करते मैम। हैं, ठीक है, पढ़ के आए हो तो ठीक है, तो df बाई dx करो बेटा। g बाई आर स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, m का m हो जाएगा, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x, है ना। अब इस टर्म को किसके बराबर रख दो? 0 के बराबर। ठीक है, तो g बाई आर स्क्वायर m माइनस 2x किसके बराबर रख दिया तुमने? 0 के बराबर। तो g बाई आर स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो m किसके बराबर आ गया? 2x के, और x किसके बराबर आया यहाँ से? m बाई 2। ठीक है, तो x अगर m बाई 2 है तो दूसरा मास भी कितना होगा? दूसरा मास भी m बाई 2 हो जाएगा। तो दोनों को कैसे बांटेंगे? बराबर बराबर हिस्से में। बात समझ में आ गई? अगर तुमसे कहीं पर कुछ भी आ जाए कि मेरे को बताओ ये मैक्सिमा कितना होगा या इसका मिनिमम कितना होगा, तो तुम्हें उस टर्म को डिफरेंशिएट कर देना है और किसके बराबर रख दो? 0 के बराबर। ठीक है, अब देखो, अब जब ये तुमने m बाई 2 निकाला है ना, तो पॉसिबिलिटी होती है कि बेटा ये चीज मैक्सिमा भी हो सकती है और मिनिमा भी हो सकती है। मेरी बात सुन रहे हो? जब आपने सिंगल डिफरेंशिएट करके उसको 0 के बराबर रखा तो पॉसिबिलिटी क्या है? ये टर्म मैक्सिमम भी आ सकती है और मिनिमम भी। अगर तुमसे मिनिमम पूछा जाता ना तब भी तुम यही स्टेप करते। बात समझ में आई?
अगर आपसे मिनिमा पूछा जाता तब भी यही स्टेप करना होता, बट मिनिमा आया है या मैक्सिमा आया है उसके लिए क्या करते हैं फिर डबल डिफरेंशिएशन, उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन किया जाता है। बात समझ में आई? उसके लिए हम करते हैं फिर डबल डिफरेंशिएशन। फिर डबल डिफरेंशिएशन में कंडीशन होती है क्या, अगर मान लो सेकंड डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे डी स्क्वायर किसकी करें डिफरेंशिएशन, मान लो एनर्जी की करी है डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर एक्स के टर्म में, अगर ये टर्म बेटा नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब नेगेटिव आ जाती है तो तुम्हारा जो वैल्यू आया है ये किसका आया है, मैक्सिमा का। अगर सेकंड डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है तो ये तुम्हारा क्या आया है, मिनिमा आया है। तो फाइनली ये चेक करने के लिए कि मैक्सिमा है या मिनिमा, क्या करते हैं डबल डिफरेंशिएशन। अब एक काम करो, तुम्हारा जो df बाई dx आया ना इसको आप डबल डिफरेंशिएट करो, ये था ना मेरा df बाई dx, चलो इसको डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर करो, कितना आएगा g बाय आर स्क्वायर, बेटा m तो 0 हो गया, -2 आ गया, अब रखना तो 0 के बराबर है, तो g बाय आर स्क्वायर -2 किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर। तो ये टर्म कैसी आई, नेगेटिव आ गई। नेगेटिव मतलब तुमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव किया था वहां से जो x की वैल्यू आई है वो कैसी मिली है तुम्हें, मैक्सिमा मिली है। बात समझ आ गई? क्रॉस चेक करने के लिए, बट यहाँ क्रॉस चेक की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने पहले ही बोला है कि मैक्सिमा बताओ, तो इसका मतलब जो सिंगल डिफरेंशिएट करके आंसर आया होगा वो क्या होगा, क्या होगा, वो मैक्सिमा ही होगा। बात समझ गए? यस मैम। यस मैम। बेटा सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें ये सवाल बहुत आएंगे, 12th में भी आएंगे, आपसे पूछेंगे कि फोर्स मैक्सिमम बताओ कब होगा, फोर्स मिनिमम बताओ कब होगा, करंट पूछ लेंगे कि करंट बताओ किस समय पे मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी बताओ किस समय पे मैक्सिमम होगी, है ना। तो जब भी मैक्सिमा और मिनिमा का सवाल आए तो क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दो। जैसे यहाँ पे किसका मैक्सिमम पूछा है, मास का, तो मास के टर्म में कर दिया। अगर जैसे अब तुमने अभी तुम पढ़ के आए हो ना वो स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर वहां पे पूछा जाए कि फोर्स किस समय पर मिनिमम होगा तो फोर्स को किस किस समय में डिफरेंशिएट कर दोगे, टाइम के टर्म्स में, किसके टर्म में डिफरेंशिएट कर दो, df बाई dt कर दो, और उसको किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर। जो वहां से समय निकल के आएगा उस समय पर फोर्स या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। समझ में आया? मिनिमम है या मैक्सिमम वो कैसे क्रॉस चेक करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन से। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। मैम इसको रिपीट कर दोगे? सपोज करो बेटा मेरे पास ना फोर्स की कोई वैल्यू दे रखी है, मेरे पास आपको कोई फोर्स दिया हुआ है 3t² + 2t + 4, ठीक है। अब मैं तुमसे क्या कहती हूँ, फाइंड द टाइम at which force is minima। सपोज करो मैंने ऐसे तुमसे सवाल दे दिया, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है इस केस में बोलो। अब तुम्हें फोर्स को डिफरेंशिएट करना है किसके टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में। बात समझ में आई? क्योंकि मिनिमा पूछ लिया ना, तो जब भी मिनिमा पूछे उस फोर्स को डिफरेंशिएट कर दो टर्म्स में, तो कितना होगा, अब यहाँ से 3 2 जा 6t प्लस 2, 4 का 0 हो जाएगा। अब इसको df बाई dt को क्या कर देंगे बेटा, इसको 0 के बराबर लिखेंगे। यही तो मैंने बोला है कि df डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर दो, तो 0 के बराबर करा तो 6t किसके बराबर आया बेटा, 6t इक्वल्स टू -2, टाइम इक्वल्स टू -1/3। मतलब पॉसिबल नहीं है, कुछ इक्वेशन में गड़बड़ होगी। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। भी सवाल आते हैं कि बताओ ये वैल्यू किस समय की, किस टाइम पे f0 के बराबर हो जाएगा। ऐसे टर्म्स आते हैं ना कि t की वैल्यू क्या रखें कि f0 हो जाए, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम डिफरेंशिएशन ही करेंगे। तो तब में तुम्हें क्या करना है, पहला डिफरेंशिएशन। अब पहले डिफरेंशिएशन से जो भी वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमा भी हो सकती है, मिनिमा भी। चेक किससे करेंगे, डबल डेरिवेशन से। ठीक है, बस इतना याद रखो, आगे बहुत काम आएगा।
हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की। ग्रेविटेशनल फील्ड, अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? देखो पहली बात तो ग्रेविटेशनल ना, अब जो बातें चल रही हैं, जो अब नए जमाने की किताबें आ रही हैं, जो नई न्यू स्टडीज हो रही हैं, वहां पे ग्रेविटेशन नाम का कोई फोर्स नहीं है। ग्रेविटेशन को फोर्स मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई ग्रेविटेशन कोई फोर्स नहीं है। ग्रेविटेशन क्या है? एक स्पेस टाइम कर्व है। मेरी बात समझ रहे हो? ग्रेविटेशन इज नॉट फोर्स। ग्रेविटेशन क्या है? एक स्पेस और टाइम का कर्व है जो यूनिवर्स, जैसे मान लो पूरा जो तुम्हारा यूनिवर्स है ना, वो इस तरीके से बटा हुआ है, ऐसे जाले जाले से है, सपोज करो ऐसा जाला जाला है ना, सब में ऐसे जाले जाले से हैं ये, इस तरीके से। अब ये तुम्हें दो एक्सिस दिख रही है, दो एक्सिस दिखाई दे रही है। एक मान लो स्पेस कर्व है और एक क्या है, टाइम। एक क्या है, टाइम। अब ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी यही है कि मान लो मैंने कोई हैवी ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रखा बेटा? एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है। कैसा है? मेरी बात ही नहीं सुन रहे। एक ऑब्जेक्ट बहुत हैवी है और एक ऑब्जेक्ट कैसा है, बहुत लाइट है। समझ लिया? अब एक बात बताओ, ये हैवी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस कर्व को, इस स्पेस टाइम कर्व को बेंड कर देगा कि नहीं कर देगा? कर देगा ना यस भाई। स्पेस, अगर मान लो तुमने एक चादर बिछाई है, चादर पकड़ के खड़े हो तुम, जैसे पकड़ के खड़े हो जाते हैं ना, एक उधर से चादर पकड़ ली, एक इधर से चादर पकड़ ली। अब मैं एक बहुत हैवी बॉल लेके आई, उसमें बॉल को उसमें रख देती हूँ। किसमें? उस चादर में मैंने उस बॉल को रख दी। क्या वो बेडशीट ऐसे नीचे की तरफ नीचे हो जाएगी? यस बैंड हो जाएगी वो बेडशीट? हो जाएगी। यस मैम में बहुत एक लाइट सा पत्थर डाल दूं, एक लाइट सा पत्थर डाल दूं, क्या वो पत्थर उस बेडशीट को फोल्ड कर पाएगा नीचे की तरफ, बेंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना, नहीं कर पाएगा। तो यही है ग्रेविटी। आज अगर रियल एक्सप्लेनेशन समझना चाहो तो दिस इज ग्रेविटी, कि हैवी ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्पेस टाइम कर्व को बेंड कर देता है। अगर उसने अब स्पेस टाइम कर्व को बेटा बेंड कर दिया, स्पेस टाइम कर्व को बेंड कर दिया, तो इसका मतलब इसके आजू बाजू जो भी चीजें आएंगी ना, क्या होगा इसका? तो अगर अब ये बैंड हो गया, इसने स्पेस टाइम कर्व को बैंड कर दिया इस तरीके से, सपोज करो अपने यहां से ये स्पेस टाइम कर्व यहां से बैंड हो गया। अगर अब बेटा इसके पास कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, इस हैवी ऑब्जेक्ट के आसपास कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट आएगा, अब वो स्पेस कर्व ऐसे सीधा है ही नहीं, स्पेस कर्व तो ऐसे बैंड हो गया ना इसके आसपास। स्पेस टाइम कर्व इसने ऐसे बैंड कर दिया, अभी ये स्ट्रेट नहीं रहा, ये ऐसे बैंड हो गया यहाँ से, इस तरीके से ये बैंड हो गया। तो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, तुम अगर इस ऑब्जेक्ट को इस स्पेस टाइम कर्व में से घुमाओगे तो बेटा वो कैसे जाएगा? वो इस कर्व को ही तो फॉलो करेगा, है ना, इस कर्व को ही तो फॉलो करता हुआ, इस कर्व को ही तो फॉलो करता हुआ जाएगा। अब ऐसे सीधा तो नहीं जा सकता भाई। मान लो ये हमारे प्लैनेट्स हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, ये सीधा सीधा क्यों नहीं घूमते? ये ऑर्बिटल्स में ऐसे शेप में क्यों है? ये ऐसे शेप में क्यों है, मुझे बताओ। ऑर्बिटल्स ऐसे शेप में ये क्यों है? बिकॉज इन्होंने स्पेस टाइम कर्व को बैंड कर रखा है। अब यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर घूमेगा तो वो कैसे घूमेगा, कैसे जाएगा? जैसा उसको रास्ता मिलेगा, तो ये उनका रास्ता है, वो ऐसे जाएंगे फिर गोल गोल। तो कभी भी तो स्पेस में कोई ऐसे सीधी चलती हुई नहीं दिखाई देती, वो ट्रैजेक्टरी होती है। और वो किस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हैं? कोई ऐसी ट्रैजेक्टरी जिस जिस मास ने उसको बैंड कर रखा है। तो बैंड कर रखा है तो चीजें कैसे घूमेंगी? ऐसे गोल गोल घूमेंगी ना, है ना, ऐसे गोल गोल घूमेंगी। तो ये है ग्रेविटेशन फील्ड। इसे फील्ड बोल लो पर फोर्स नहीं बोल सकते, ठीक है। स्पेस टाइम कर्व का बैंड होना ही ग्रेविटी है, कि मास इतना ज्यादा डेंस है, इतना ज्यादा मास है कि क्या कर दिया उसने, स्पेस टाइम कर्व को ही बैंड कर दिया। ये चीज होती है ना। तो ये चीजें तुम हायर क्लासेस में जाओगे तो आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अभी तो तुम ऐसे ही पढ़ो कि ग्रेविटी क्या है, फोर्स है ना। अभी तुम क्या पढ़ो, ग्रेविटी इज अ फोर्स। अब तुम्हारे टर्म्स में ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे समझोगे बताओ? ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे समझोगे किसी चीज को? ब्लैक होल्स के नाम सबने सुने हैं,
ब्लैक होल सबने सुना होगा, ब्लैक होल नामक कोई चीज होती है, सुना है कि नहीं सुना? यस मैम। मैम यस क्या सुना है ब्लैक होल के बारे में? ब्लैक होल के बारे में ये सुना है कि अगर उसके पास कोई भी चीज आती है तो वो उसको क्या कर लेता है, अपने अंदर से, निकल अपने जाता अंदर है। से बाहर नहीं जाने देता, अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देता। यही चीज सुनी है ना? क्यों नहीं जाने देता? अच्छा एक बात बताओ, तुम अर्थ पे खड़े हो, खेल रहे हो, तुम बॉल से खेलते हो, बॉल को ऊपर फेंकते हो, फिर बॉल क्या होती है? नीचे आ जाती है। बॉल नीचे आ जाती है। बॉल क्यों नीचे आ जाती है? क्योंकि अर्थ उस बॉल पे क्या लगा रही है? ग्रेविटी। फोर्स लगा रही है। कौन सा? क्योंकि अर्थ के पास भी मास है और उस बॉल के पास भी मास है ना? और देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? सेंटर टू सेंटर लगता है। यस अगर मैम। मेरे पास ये अर्थ है और ये बॉल है, तुमने इस बॉल को फेंका सरफेस से, तो ये अर्थ इसको ऐसे ही तो अट्रैक्ट करेगी, तो इसीलिए बॉल कहाँ आएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो इसका मतलब ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है? ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है? ग्रेविटी एक्ट डाउनवर्ड। ग्रेविटी इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है ना? इतनी बात समझ में आई? क्या? अब एक बात बताओ, अब कहोगे कि मैम जो रॉकेट वगैरह चलते हैं ये कैसे बाहर चले जाते हैं, इनको अर्थ क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाती? तो हर एक प्लेनेट के पास एक ऐसी स्पीड होती है कि मान लो तुमने किसी चीज को एक पर्टिकुलर स्पीड से फेंका, अगर उस स्पीड से फेंक दिया तो वो तुम्हारी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ही चली जाएगी, है ना? उस फील्ड से बाहर चली जाएगी। जैसे मान लो अब ये है तुम्हारी अर्थ, भाई अब एक अर्थ है, ये अर्थ क्या, इसका एक फील्ड होगा ना कि जहां तक ये ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सके, जहां तक ये ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? जहां तक ये यस ऑब्जेक्ट्स मैम। को अट्रैक्ट कर पाएगी। ऐसे तो भाई स्टार्स भी है, मून भी है, इसके प्लैनेट के आसपास मून भी है ना अर्थ के पास, तो मून को अट्रैक्ट करके अपनी सरफेस पे तो नहीं ले आ रही है, नहीं ले आ रही है ना? तो हर चीज को अट्रैक्ट तो करेगी, बट एक क्या होगा, एक स्पेस होगा कि उसकी स्पेस कितनी है, कितनी दूर तक वो उस फोर्स को, किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर पाएगी। मान लो अगर इस फील्ड के बाहर कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर इस फील्ड के कोई बाहर ऑब्जेक्ट है तो बेटा यहाँ पर जो इनके बीच में फोर्सेस लग रही होंगी वो कैसी होंगी? बहुत मिनिमम फोर्सेस होंगी, है ना? और जैसे ही इस मास को मान लो तुम इस फील्ड के अंदर ले आए तो इस पे क्या होना शुरू हो जाएगा? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। बात समझ में? इसी को क्या बोलते हैं? फील्ड। क्या बोलेंगे? फील्ड। सबका एक एरिया होता है ना, सबका एक एरिया होता है जिसमें वो क्या होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर, है ना? भाई एक एरिया में सब ताकतवर होते हैं ना, जैसे तुम अपने घर में हो, है ना? घर में तो सब ताकतवर बनते हैं। तो इसी तरीके से तो अर्थ का भी अपना खुद का एक फील्ड है, उस फील्ड में अगर कोई चीज आ जाएंगी तो वो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स फील करेंगी, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? फील्ड। क्या बोलोगे? फील्ड। द स्पेस अराउंड विच any mass feels attractive force। यही तो सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी, बोलो या नहीं? यस मैम। यही तो यस मैम। डेफिनेशन है। तो बस यस मैम। ग्रेविटेशन फील्ड को क्या लिखोगे? देखो एफ की वैल्यू रखी थी तुमने G m1 m2 यस बाय मैम। आर स्क्वायर। अब मुझे ये निकालना है कि ये मास जो m1 है, मान लो ये मेरे पास ये अर्थ है, ये तुम एक m1 मास को, ये m अर्थ ले लो, ये मास ऑफ अर्थ, और ये तुमने किसी m1 पार्टिकल को लेके आ रहे हो। अब तुम्हें ये लगाना है कि ये जो मास है ये कितना फोर्स फील कर रहा है, ये कितनी फोर्स से अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, हमें ये फील करना है। तो मैं क्या करूं, इस m1 मास से डिवाइड कर दूं, ठीक है? तो अगर मैं इसको m से डिवाइड करती हूँ तो ये क्या बन जाता है? ग्रेविटी। g मास ऑफ अर्थ बाय आर स्क्वायर, ठीक है? तो यही क्या बन गया मेरा? ग्रेविटेशनल फील्ड। बात समझ फील्ड। में आई? यही क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। उस मास से डिवाइड कर दो, वही ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाएगा। अब जो अर्थ की ग्रेविटी जो पढ़ के आए हो, ग्रेविटी कितनी है अर्थ की? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ के आए हो, वो और कुछ नहीं है, यही वैल्यू है।
वो कुछ नहीं, यही जी मास ऑफ अर्थ और आर स्क्वायर, ग्रेविटेशन की वैल्यू रखो, अर्थ का मास रखो, अर्थ की रेडियस रखो, जो वहां से जो वैल्यू निकल के आएगी ना वो कितनी होगी, अप्रोक्सीमेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब यही जो ये वैल्यू है यही क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड बोल लो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोल लो, दीज वैल्यूज आर सेम। समझ आ गया? फोर्स को तुमने टेस्ट चार्ज से क्या कर दिया, टेस्ट मास से डिवाइड कर दिया, तो वही क्या बन जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। यस ये देखो क्या लिखा हुआ है, सेकंड Yes, लाइन को ma'am. पढ़ो। सेकंड लाइन क्या लिखी है, इट इज द रीजन अराउंड ए मास इन विच इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर मास, है ना। तो ये वो रीजन है जहां पर कोई भी मास दूसरे मास की वजह से फोर्स को फील कर पाए। तो कैसे लिखोगे, फोर्स डिवाइडेड बाय जिस मास को आपने टेस्ट चार्ज की तरह लिया है, टेस्ट मास की तरह लिया है, उसको डिवाइड कर दो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन है ना, अभी बताई थी कहाँ डाउन एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो यानी ग्रेविटेशन के पास क्या होगी, अपनी डायरेक्शन होगी। तो कैसी क्वांटिटी है, दिस इज वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। बहुत अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है। एक सेकंड रुको। ठीक है, अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के बारे में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज कितना ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट कर सकती है वो अब हम देखने वाले हैं। डेरिवेशन किसी काम के नहीं है, ठीक है, डेरिवेशन नहीं पढ़ने, सिर्फ क्या याद रखना है, रिजल्ट याद रखना है। ओके, रिजल्ट याद रखना है। देखो अब यहाँ पर मेरे पास एक रिंग है, रिंग कैसी होगी बेटा, ये रिंग होता है, रिंग पे सारा मास कहाँ होगा, रिंग का सारा मास इधर ही होगा ना, ये बस, है ना कि नहीं, ये यस मैम। इस तरीके का होता है ना रिंग। तो इस पर मान लो इसका मास m है, इसके पास जो रेडियस है वो क्या है, इसकी रेडियस r है। अब मैं क्या करती हूँ, इस रिंग की वजह से ना किसी बाहर के पॉइंट पर फील्ड निकालते हैं, बाहर के पॉइंट पर फील्ड निकालते हैं। अब देखो फील्ड की डायरेक्शन अट्रैक्शन होगी, मान लो अगर यहाँ पर कोई मास रखा हुआ होगा या ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, वो तो भाई इसको इनवर्ड खींचना चाहिए ना, अंदर अट्रैक्ट करना चाहिए इस तरीके से, है ना। अब मान लो ये जो पॉइंट है, इस पी पर आप फील्ड निकालना चाहते हो, ये पी पॉइंट जो है सेंटर से मानना, सेंटर से पी पॉइंट की दूरी सपोज करो कितनी है बेटा, कितनी है, एक्स है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मान लो ये एंगल कितना है, कितना है बेटा जी, थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड आती है, इसकी वैल्यू ध्यान से सुनो कितनी होगी, कैपिटल जी, इस रिंग का मास कैपिटल एम बाय ये क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। भाई दूरी देखोगे ना, तो कौन सा वाला डिस्टेंस लोगे मुझे बताओ, ये वाली एक्सियल डिस्टेंस ही तो लेंगे कि इस रिंग से इसकी दूरी कितनी है। देखो ये ऐसे समझो, ये रिंग ऐसे नहीं है जैसे ये रखी हुई है, ये रिंग है, इस रिंग से किसी पॉइंट पे फोर्स निकाल रहे हो, तो ये वाली डिस्टेंस ही तो लोगे रिंग से, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो हम ये वाली डिस्टेंस लेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, जीएम अपॉन, फॉर्मूला क्या होता था, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, एक टर्म ऐड होती है बेटा, जो ये एंगल थीटा है, ठीक है, एक टर्म ऐड हो जाती है यहाँ पे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों लिया है, देखो यहाँ पे सुनते हैं क्यों लिया है। देखो
ये तो छोटा सा ही है, इसका डेरिवेशन तो देख सकते हैं। मान लो मैंने क्या किया, छोटा सा डीएम कट किया, छोटा मास कट किया बेटा, डीएम, ठीक है, छोटा सा मास कट किया। मैं इस पी पॉइंट पर फील्ड निकालना चाहती हूँ, जो कि तुमने अभी देखा सेंटर से एक्स दूरी पर था और यहां से आर दूरी पे था। तो अभी मैंने क्या बताया बेटा, जो ये फोर्स लगती है वो लाइन ज्वाइनिंग लगती है। तो ये अगर छोटा सा मास डीएम है तो बेटा ये फोर्स ऐसे ही लगेगी, लाइन ज्वाइनिंग, हाँ या ना, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या माना, ध्यान से सुनो, ये एंगल थीटा है और फोर्स ऐसे लग रही है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ऐसे कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ कॉस थीटा, और ऐसे कौन सा बनेगा, एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, जो ये डीएम ऊपर लिया है इसके जस्ट अपोजिट यहाँ भी एक एंगल होगा, इस डीएम के जस्ट अपोजिट यहाँ भी एक छोटा मास होगा कि नहीं होगा, है ना। यहाँ पर रिंग है ना, रिंग पे जितना ऊपर यहाँ पर मास उतना ही यहाँ पे नीचे भी होगा। तो मैंने जस्ट इस डीएम के अपोजिट एक मास कट किया। अब मास कट किया तो देखो होगा क्या, इस डीएम की वजह से भी यहाँ पर एक अट्रैक्शन की फोर्स लगेगी, है ना, और इस डीएम के जस्ट अपोजिट लिया है तो ये फोर्स बेटा बराबर होगी कि नहीं होगी। इस डीएम के जस्ट अपोजिट एक मास लिया है ना, तो देखो ये वाली दूरी यहाँ से भी आर है, इस पी की डिस्टेंस यहाँ से भी एक्स है, और जो ये वाला DM2 लिया है छोटू वाला बेटा, ये वाली रेडियस यहाँ से भी आर है और ये वाली यहाँ से भी एक्स है। तो ये फोर्सेस क्या हो जाएंगी, सेम। तो ये बेटा एफ है, और अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी कौन सा कॉम्पोनेंट बनेगा, एफ कॉस थीटा, और इसका एफ साइन थीटा कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ। तो देखो एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट। तो एक चीज तो तुम्हारा मैं बोलूं, इस पी पॉइंट पे बेटा टोटल फोर्स बताओ या टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ, व्हाट एवर इज दिस। तुम कहोगे कि मैम जो फील्ड आ रही है पी पॉइंट पे, ग्रेविटेशनल फील्ड को आई से दिखा लो, वो आ रही है मैम मेरी 2G, हमने फोर्स माना है ना, चलो फोर्स लिख लो, 2F cos थीटा, यही आ रहा है 2F cos थीटा, हाँ या ना, 2F cos थीटा। मुझे निकालनी है ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड है तो बेटा F की जगह क्या बन जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाएगा, फोर्स की जगह इंटेंसिटी आ जाएगी, क्या, इंटेंसिटी को I से दिखा रहे हैं, cos थीटा, ठीक है। तो तुमने लिखा, दोनों तरफ यहाँ पर ऐड हो गई, है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे लिखा किसकी वजह से आया, सिर्फ कॉस कंपोनेंट की वजह से आया है, साइन की वजह से कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर जब इंटेंसिटी लिखने बैठोगे, इंटेंसिटी क्या बनेगी, Gm/x² प्लस कैपिटल R स्क्वायर की पावर, देखो ये स्क्वायर रूट में था ना, ये वाली √x² प्लस R स्क्वायर, है ना। तो ये रूट अगर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। यहाँ आया अब ये कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या लिखोगे, ये वाला एंगल, ये वाला कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा एंगल के सामने वाली साइड क्या बताई थी, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर थी, है ना। तो भाई परपेंडिकुलर तो ये रेडियस हो गया, तो बेस क्या बनेगा, ये x, हाइपोटेन्यूज ये वाली डिस्टेंस होगी जो अभी निकाली थी कितनी, √x² प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे बेटा, x अपॉन √x² प्लस R स्क्वायर, ये पावर कितना हो जाएगा, 3/2। तो P पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी बनेगी, देखो इस तरीके से बनेगी, Gm(x) अपॉन x² प्लस R स्क्वायर 3/2। अब देखो ये DM को क्या करते चले जाते हैं, ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है। तो DM से क्या बन जाएगा, कैपिटल मास M बन जाएगा। तो ये वाली फील्ड आती है मेरी, इंटीग्रेशन करके तुम्हें बस ये याद रखना है, साइन कॉम्पोनेंट कैंसिल हो जाते हैं, जो मैंने तुम्हें दिखा दिए कैंसिल हो गए हैं, कॉस कॉम्पोनेंट बचता है, कॉस कॉम्पोनेंट यहाँ ऐड हो जाता है। बात समझ में आ गई सबको। तो याद क्या रखना है, इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी एक्सियल पॉइंट पे कितनी आएगी, ये Gm/x² प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। R रेडियस है, x कौन सा डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर आपको फील्ड निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब बात आई कि मुझे ये बताओ कि ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी, सुन रहे हो,
हेलो, Yes, अब बात ma'am. आई कि ग्रेविटेशनल Yes, फील्ड ma'am. इस एक्सियल पॉइंट पे कहाँ मैक्सिमम होगी। देखो मेरा रिंग तो ऐसे है, अब ये सारी एक्सियल डिस्टेंस है, दिस इज योर एक्सियल डिस्टेंस। अब ये किस पॉइंट पर तुम्हारी ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। ये मास m है, ये मास m है, ये मास m, टोटल मास m है, मतलब ये रेडियस r है। तो x की क्या वैल्यू लूं कि मेरे पास जो फील्ड हो ना मैक्सिमम आए। बात समझ गए, x की किस वैल्यू पर ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम हो। कौन सी लाइन पे, ये एक्सियल लाइन पे जो 0 से लेके a तक बनाई है ना, ये इसको एक्सियल लाइन बोलते हैं बेटा। अगर रिंग के सेंटर से एक लाइन पास कर दोगे तो वो कैसी लाइन होगी, एक्सियल। कैसी लाइन, एक्सियल लाइन। तो रिंग Axial पर line. जो हम फोर्स निकालते हैं वो एक्सियल की Axial. वजह से निकालते हैं, ठीक है, एक्सियल की वजह से। ओके, अब तुमने g की वैल्यू क्या निकाली, सॉरी आपने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला gm x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, मैंने, अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला कि बेटा x की वो वैल्यू निकालो जिस पर ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम हो जाए। तो तुम कहोगे क्या करेंगे इसमें मैम, डी बाय dx कर देंगे और किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। अभी तो सिखाया है मैक्सिमम मिनिमा कि बेटा जब भी मैक्सिमा निकालना हो क्या करने का। अब यहाँ पर क्या आ गया, फील्ड आ गया, तो फील्ड को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में। क्या पूछा है कि x की किस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा, तो किस पे रिस्पेक्ट करेंगे, x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। बात समझ में आ गई। Yes, तो ma'am. जब इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकल के आएगी प्लस माइनस r/√2। ठीक है, कि इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा r/√2 पे। क्लियर हुआ। यस मैम। अब बताओ बेटा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर। एट सेंटर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एट सेंटर मतलब O पॉइंट पे ही आ गए ना, दूरी कुछ बची नहीं। अगर x 0 है तो I कितना हो जाएगा, 0। तो सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है बेटा, 0। ग्रेविटेशनल पे सेंटर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। तो इसका ग्राफ अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसका बेटा ग्राफ बताओ, I वर्सेस R का ग्राफ। ये मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये R है, ये माइनस R है। तो देखो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे 1/r² की ग्राफ पे डिपेंड करेगी। तो कैसा होना चाहिए, एक सेकेंड देखो यहाँ पे ये बना के साफ साफ यहाँ बनाया हुआ है दिस ग्राफ। ये देखो ये वाला ग्राफ देखो, सेंटर पे 0, यहाँ देखो सेंटर पे 0 हो गई, उसके बाद बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, मैक्सिमम कहाँ हो जाएगी, r/√2 पे, है ना। तो ये जब x की वैल्यू r/√2 हुई तो मैक्सिमम आ गया। फिर उसके बाद क्या होती स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गई बेटा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा ग्राफ बनेगा किसका, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस आर ग्राफ। बोलो तो ये अगर सेंटर है तो सेंटर से बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगी और फिर डिक्रीज होना शुरू कर देगी। बात समझ में आ गई, ये ग्राफ आया। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है याद रखना, ये कौन सा होगा, r/√2 पे। अब नेगेटिव में भी है तो बेटा नेगेटिव में भी बढ़ेगी, एक पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगी और फिर से डिक्रीज होना शुरू कर देगी। ये देखो ये तो रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल नहीं बनाना, पैराबोलिक बनेगा। फिर से गलत बना मैम। हाँ मैम अब सही है, यस। मैम ये जो ग्राफ है ये हर किसी चीज के लिए वैलिड है या फिर सिर्फ ये रिंग के केस में वैलिड है? ओनली फॉर रिंग, ओनली फॉर रिंग, ओनली रिंग। हर ऑब्जेक्ट का अलग बनेगा, वो मैं सिखाऊंगी। ये सिर्फ रिंग का है, ठीक है, ओके मैम। सिर्फ रिंग का है। तो रिंग की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड 0, मैक्सिमम r/√2 पे हो जाएगी। और जो वैल्यू किसी भी एक्सिस पे निकालनी है तो फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, gm अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। हाईली 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बोलो Yes, ma'am. ठीक है। और किसी को डाउट है आज की क्लास में, आई थिंक होना तो नहीं चाहिए। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सिलरेशन।
जो अभी तक पढ़ते आए हो कि कितनी होती है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। वो क्या लिखा है यहाँ पे देखो, द एक्सेलरेशन ए बॉडी एक्सपीरियंस ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वही जो मैंने तुम्हें बताई थी कि इंटेंसिटी जो आई है gm मास ऑफ अर्थ बाय आर स्क्वायर, वही क्या है, वही एक्सेलरेशन है, राइट, वही एक्सेलरेशन है। तो वेरियस बॉडीज की वजह से पढ़ते हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें बची हुई हैं इसमें, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो रहती हैं। इस संडे किसका टेस्ट है बेटा तुम्हारा? इस संडे फिजिक्स में क्या आ रहा है? फिजिक्स और मैथ्स का। हाँ, फिजिक्स में क्या आ रहा है? मैम एनएलएम और फ्रिक्शन। ओके, एनएलएम आ रहा है ना। मैंने तुम्हें बोला था कि ये डीपीपी ट्राई कर लेना, करिए। नॉर्मल फोर्स डिस्कस कर लिया था लास्ट, टेंशन डिस्कस कर लिया था। हाँ बेटा, ये वाला क्वेश्चन करो, टेंशन का क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन ट्राई करो। T1 और T2 निकालना है। अच्छा, T1 भी दे दिया है 30 न्यूटन। फोर्स F की वैल्यू बताओ। तो T1 किसके बराबर हो जाएगी? F cos 60 डिग्री ना। F cos 60 डिग्री, cos 60 किसके बराबर है? 1/2 के। तो फोर्स कितना हो जाएगा? 60। हाँ मैम 60 न्यूटन। हाँ, तो इसमें इतना समय क्यों लग रहा था? एक सेकंड, 8th का कितना दिया हुआ है? 8th का थर्ड ऑप्शन, एक सेकंड क्रॉस चेक करो। मैम F/2 की वैल्यू थी 60। हाँ, यहाँ पे लगेगा ना मेरे पास F cos 60 डिग्री। एक सेकंड, हाँ यहाँ क्या लगेगा मेरे पास? F cos 60 डिग्री है ना, F cos 60 डिग्री। और यहाँ पर मेरे पास क्या लगेगी? T1। सरफेस शोन इज फ्रिक्शनलेस है। और देन द वैल्यू ऑफ S, T1 शुड बी इक्वल्स टू F cos 60 डिग्री ना। cos 60 डिग्री इज 1/2। ओके 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 ओके,
यहाँ पर अगर T1 लग रहा है मेरे पास, तो ये T1 यहाँ पे ऐसे लगेगा, और इधर लग रहा है T2, वो तो 12 के बराबर आ जाएगा। एक्सेलरेशन भी तो आएगी, एक्सेलरेशन भी तो लिखेंगे। तो 15 kg पे बनेगा F cos 60 डिग्री माइनस T1 इक्वल्स टू, अगर देखो एक्सेलरेशन भी है तो बिना बनेगा ये मास इनटू एक्सेलरेशन। 15 kg पे नेट फोर्स लिख रहे हैं ना, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो। T1 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगी, F cos 60 डिग्री अपॉन 15 और 15 30, 15 और 15 30 हो जाएगा ना, ये बनेगी। और cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा मेरा, 1/2, ये हो गया 60 F/60। F cos 60 डिग्री भी कितना हो जाएगा, F/2 माइनस टेंशन कितना है 30 इक्वल्स टू मास इसका 15, एक्सेलरेशन कितना है F/60। इसको सॉल्व करके देखो, F/2 माइनस 30 इक्वल्स टू 15 इंटू 4 है ना, F/4, 15 चौके 60। तो ये कितना बनेगा बेटा, F/2 माइनस 30 माइनस F/4 इक्वल्स टू 0। 4 एलसीएम ले लो, 2F माइनस 120 माइनस F इक्वल्स टू 0। 4 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2F माइनस F माइनस 120 इक्वल्स टू 0। तो कितना आया बेटा, F इक्वल्स टू 120 है ना, हमने बैलेंस कंडीशन ले ली थी। गॉट इट। तो F कितना आया, 120 आया, बैलेंस्ड नहीं है, तो देयर शुड बी सम एक्सीलरेशन, क्योंकि फोर्स लग रहा है ना, बात समझ गए। तो इस 15 kg वाले का जब फोर्स लिखोगे तो कैसे लिखोगे, नेट फोर्स F cos 60 डिग्री माइनस T1 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास किसका लिखोगे, 15 kg का, एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, F cos 60 डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो ये F/60 हो गया है ना। तो इक्वेशन सॉल्व करके क्या आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू 120। बोलो क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये इक्विलिब्रियम नहीं था, इसमें एक्सीलरेशन भी था। देखा, एक्सीलरेशन निकालनी पड़ती है इसमें, तो एक्सीलरेशन इज मैंडेटरी। ये है अगर मेरे पास रॉड वेरिएबल मास की हो तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग लगेगी ना। जैसे देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, अगर मैंने क्या बताया था, अगर तुम्हारे पास ऐसी स्ट्रिंग है जो नेग्लिजिबल मास की है ना, जिसका मास नेग्लिजिबल है, तो उसके हर पॉइंट पे क्या रहने वाली थी, टेंशन सेम। अगर तुम्हारे पास रॉड के पास मास आ जाए तो हर पॉइंट पे टेंशन कैसी लगेगी, हर पॉइंट पे टेंशन अलग लगेगी, करेक्ट। अलग। यस और नो। तो ये वाले क्वेश्चंस एक बार जरूर ट्राई कर लेना, जहां पर क्या लगती है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेल वो लगेगी टेंशन। एक बार ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 1। आगो डूब गया, अरे चार पांच यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो बेटा ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 100 cos 60 डिग्री, cos 60 1/2, तो ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना। तो एक्सीलरेशन निकाल लोगे पहले, तो कितनी होगी, एक्सीलरेशन किसके बराबर हो जाएगी, फोर्स अपॉन मास। तो मास कितना है टोटल, 5 और 5 10, ठीक है। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सीलरेशन निकाल ली। इसने बोला है ए पॉइंट का बताओ, बी का बताओ और फिर सी का बताओ। बताओ बेटा, ए पॉइंट का तो आराम से निकाल लोगे। ए पॉइंट पे टेंशन कितनी लगेगी,
T1 माइनस 50 न्यूटन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ए पॉइंट ने कितना मास खींच के रखा हुआ है? ओनली 5 kg का। तो T1 किसके बराबर आ जाएगी? यानी T1 मतलब मैं ए की बात कर रही हूँ। 50 मास कितना लिखेंगे? 5, एक्सीलरेशन कितना आया? 5 यानी 25। वेट T1 माइनस 50 न्यूटन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है? ओके, मास ऑलरेडी हमने 5 इंटू 5 कर लिया है, 5। एक सेकंड, क्वेश्चन पढ़ते हैं। Constant force of 100 Newton is applied to 5 kg block if the tension in the rope at point A, B, and C, respectively, B is the midpoint of the rope. A ने कितना पॉइंट पकड़ के रखा हुआ है? मास का 5 kg। तो मास हम मास रखेंगे 5, एक्सीलरेशन कितना रखेंगे? 50 न्यूटन बाय 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 बाय 10 तो 5 आया। मास 5, 5 जो 25। ए पर टेंशन कितनी आ रही है बेटा? ऑप्शन नहीं है। बोलो बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। फिर सी का निकालेंगे, फिर बी का निकालेंगे। बी ने कितना मास कैरी करके रखा होगा? 5 इंटू 7, 7 kg। ठीक है, तो ये वाली पीपीटी, ये वाला डीपीपी जरूर सॉल्व कर लेना, मैंने तुम्हें ऑलरेडी शेयर भी किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। देन एवरीवन, बाय बच्चों। प्लीज सॉल्व डीपीपीज, ठीक है, बिफोर योर टेस्ट। डीपीपी सॉल्व जरूर कर लेना, डीपीपी जरूर सॉल्व करना। ओके मैम। ओके ओके मैम। मैडम थैंक यू मैम। Thank you, man.